हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग प्रधानमंत्री कार्यालय और मंत्रिमंडलीय सचिवालय टॉपिक डिस्कस करेंगे। कल हम लोग प्रधानमंत्री का केंद्रीय सचिवालय कर रहे थे। ये दो टॉपिक बड़ा इम्पोर्टेंट है। इन दोनों पर अलग अलग क्वेश्चन भी आता है और दोनों के बीच मतलब जोड़ कर भी क्वेश्चन पूछा गया है। विगत कई वर्षों से इस टॉपिक पर क्वेश्चन नहीं आया है, तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि इस बार इस टॉपिक से क्वेश्चन आ सकता है। खासतौर पर प्रधानमंत्री कार्यालय से मुझे काफी उम्मीद है, क्योंकि पिछले दिनों आपने देखा होगा प्रधानमंत्री कार्यालय लगभग जो है वह क्या कह सकते हैं आप, एक तरह से सत्ता का केंद्र बिंदु के रूप में काम कर रहा है। तो उस हिसाब से आप कह सकते हो कि इस टॉपिक पर क्वेश्चन बनता है। तो टॉपिक आज हमारा है प्रधानमंत्री कार्यालय और मंत्रिमंडलीय सचिवालय। समझ रहे हैं? इस टॉपिक पर देखो, अगर क्वेश्चन का पैटर्न देखा जाए तो मंत्रिमंडलीय सचिवालय पर अलग आया है, प्रधानमंत्री कार्यालय पर अलग आया है, और एक आध दफा दोनों को जोड़कर भी पूछा है। इसे हाल में जब लेटेस्ट अगर देखा जाए कि इस टॉपिक पर कब क्वेश्चन आया है, तो हाल में तो आपको लगता है 48वां 52वां में इस टॉपिक पर क्वेश्चन आया था और कहा गया था कि प्रधानमंत्री कार्यालय संघीय प्रशासनिक कार्यों पर नियंत्रण का केंद्र माना जाता है। प्रधानमंत्री कार्यालय संघीय प्रशासनिक कार्यों पर नियंत्रण का केंद्र माना जाता है। प्राइम मिनिस्टर ऑफिस इज द हब ऑफ कंट्रोल ओवर फंक्शनिंग ऑफ यूनियन एडमिनिस्ट्रेशन डिस्कस। एक क्वेश्चन आया था। और अगर आप देखो मंत्रिमंडलीय सचिवालय पर अगर कोई क्वेश्चन आपको नजर आता है तो मैं वो भी आपको बतला दूं कि इस टॉपिक पर किस तरह क्वेश्चन आया है। तो ठीक उसके एक साल पहले जो 47वां बीपीएससी था, उसमें क्वेश्चन आया था कि संसदीय प्रजातंत्र में मंत्रिमंडलीय सचिवालय की आवश्यकता का औचित्य बताएं। इस संदर्भ में केंद्र सरकार में मंत्रिमंडलीय सचिवालय के संगठन और कार्यों का वर्णन करें, यह आया था। और एक क्वेश्चन और देख लो जो कंबाइन टाइप का है कि दोनों को मिलाकर क्वेश्चन पूछा गया। तो क्वेश्चन 44वां बीपीएससी में आया था और अच्छा क्वेश्चन था। फिर हम लोग देखते हैं क्या क्वेश्चन है। 40वां बीपीएससी में आया था, क्वेश्चन था जैसे जहां तक देखने, यस, प्रधानमंत्री कार्यालय मंत्रिमंडलीय सचिवालय पर छा गया है। आप इस कथन से कहां तक सहमत है? दोनों की भूमिका का आलोचनात्मक परीक्षण करें। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो तीनों पर क्वेश्चन देखने से पता लगता है कि ये है बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक और आज हम लोग इसी टॉपिक को वर्कआउट कर रहे हैं। जैसा कि आप जानते हो कि भारत में संसदीय शासन प्रणाली अपनाया गया है। ये ब्रिटेन से प्रभावित होकर ब्रिटिश शासन में एक लंबे अरसे तक कार्य का अनुभव होने के कारण संसदीय शासन प्रणाली अपनाया गया। और संसदीय शासन प्रणाली को हम लोग मंत्रिमंडलीय शासन प्रणाली भी कहते हैं, जैसा कि इंग्लैंड में कहा जाता है। क्लियर है? संसदीय शासन प्रणाली मंत्रीय जवाबदेहिता के सिद्धांत पर काम करता है, जिसमें मंत्री परिषद जो होता है अपने नीति और क्रियाकलापों के लिए संसद के प्रति जवाबदेह होता है। क्लियर? तो मैंने बताया कि संसदीय शासन प्रणाली को मंत्रिमंडलीय शासन प्रणाली कहते हैं। समझ रहे हैं? जैसा कि इसमें देखते हो कार्यपालिका के दो प्रधान होते हैं। राष्ट्रपति जो होते हैं कार्यपालिका के संवैधानिक प्रधान होते हैं और वास्तविक प्रधान कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। तो उस हिसाब से आप देख लो कि भारतीय प्रशासन में प्रधानमंत्री एक हो गए, दूसरा चूंकि मंत्री परिषद का आकार बहुत बड़ा होता है वह सब काम अपने नहीं कर पाता, इसलिए इंग्लैंड की व्यवस्था के जैसा भारत में भी मंत्रिमंडलीय व्यवस्था अपनाया गया है। तो दूसरा मंत्रिमंडल हो गया और तीसरा मंत्री परिषद हो गया। तो प्रधानमंत्री, मंत्रिमंडल और मंत्री परिषद। तो प्रधानमंत्री के सहायता के लिए एक कार्यालय है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? प्रधानमंत्री कार्यालय कहते हैं। मंत्रिमंडल के सहायता के लिए कार्यालय सचिवालय, इसका नाम क्या है? मंत्रिमंडलीय सचिवालय। और जो मंत्री परिषद जिसमें केंद्र स्तर के सभी मंत्रालय और विभाग आते हैं, सबके अपने मंत्रालय, अपने विभाग हैं और सबके समष्टि को हम लोग क्या कहते हैं? केंद्रीय सचिवालय कहते हैं। क्लियर है? तो आज हम लोग देखते हैं प्रधानमंत्री कार्यालय और मंत्रिमंडलीय सचिवालय, इन दोनों टॉपिक के वर्क हम लोग देखने की कोशिश करते हैं तो ज्यादा अच्छा होगा। शुरुआत करते हैं मंत्रिमंडलीय सचिवालय से, फिर प्रधानमंत्री कार्यालय, तो मिलाकर कंपेयर करने में अच्छा रहेगा। समझ रहे हैं? तो हम लोग स्टार्ट करते हैं मंत्रिमंडलीय सचिवालय। जैसा कि आप जानते हो कि भारत में डेटा पॉइंट, भारत में संसदीय शासन प्रणाली अपनाया गया है। और संसदीय शासन प्रणाली में होता क्या है? संसदीय शासन प्रणाली में मंत्रिमंडल जो होता है
सत्ता का केंद्र बिंदु होता है, सत्ता का केंद्र बिंदु होता है, वही वास्तविक कार्यपालक कह सकते हो सत्ता होता है, और वह पूरे भारत सरकार के प्रशासन के लिए क्या होता है, उत्तरदायी होता है, जिसका राजनीतिक प्रधान प्रधानमंत्री होता है, ठीक है ना, जिसका प्रधान नेतृत्व कौन करता है, प्रधानमंत्री होता है। और मंत्रिमंडल का सहायता करने के लिए क्या होता है, एक कार्यालय होता है जिसका नाम है मंत्रिमंडलीय सचिवालय। तो मंत्रिमंडलीय सचिवालय का राजनीतिक प्रधान प्रधानमंत्री हो गया, और उसका प्रशासनिक प्रधान कौन होता है, उसका प्रशासनिक प्रधान होता है कैबिनेट सेक्रेटरी। कैबिनेट सेक्रेटरी को मंत्रिमंडलीय सचिव कहते हैं, जो देश का वरिष्ठतम लोक सेवक होता है। क्लियर है, देयर इज नो कंफ्यूजन। फिर से मैं बता दूं, भारत में संसदीय शासन प्रणाली, संसदीय शासन प्रणाली में प्रधानमंत्री के नेतृत्व में मंत्रिमंडल सत्ता का केंद्र बिंदु, पूरे भारत सरकार के प्रशासन शासन के लिए केंद्र बिंदु पर कौन होता है, मंत्रिमंडल होता है, और पूरे कार्यों को यही निपटाता है। क्लियर है, देयर इज नो कंफ्यूजन। तो उस परिस्थिति में उसके कार्य में सहायता देने के लिए कौन होता है, एक मंत्रिमंडलीय सचिवालय। और मंत्रिमंडलीय सचिवालय जो है वह क्या होता है भाई दिवे, वह जो होता है उसका प्रशासनिक प्रधान, राजनीतिक प्रधान कौन हो गया, खुद प्रधानमंत्री हो गया, और प्रशासनिक प्रधान कौन हो गए, ये मंत्रिमंडलीय सचिव हो गए। तो ये जो मंत्रिमंडलीय सचिवालय क्या स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद आया है या पहले से रहा है, तो बिल्कुल रहा है। ब्रिटिश काल में जो गवर्नर जनरल होते थे, तो गवर्नर जनरल के जो कार्यकारिणी परिषद होता था, उसके सचिवालय ही स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद क्या बन गया, मंत्रिमंडलीय सचिवालय बन गया। 1947 में जो गवर्नर जनरल का कार्यकारिणी परिषद का जो सचिवालय था, वह क्या कहलाने लगा, मंत्रिमंडलीय सचिवालय कहलाने लगा। ठीक है, देयर इज नो कंफ्यूजन। 1961 में जो भारत सरकार कार्य आवंटन अधिनियम 1961 के तहत जो आप देखते हो कि हम मंत्रिमंडलीय सचिवालय को भी क्या दे रखा है, मंत्रिमंडलीय सचिवालय को भी भारत सरकार में विभाग का दर्जा दे रखा है। क्लियर है, इसका कोई सबऑर्डिनेट ऑफिस नहीं होता है, इसका जो वर्चुअली क्या होता है, इसका जो मेन काम होता है, इसका मेन काम है एक स्टाफ एजेंसी के रूप में काम करना। और यह क्या करता है, भारत सरकार को संपूर्ण नीति प्रक्रिया में, संपूर्ण शासन प्रक्रिया में सहयोग करता है। इसके साथ एक बड़ी संख्या में अटैच्ड ऑफिस होते हैं, संलग्न कार्यालय होते हैं, जो इन कार्यों को संपन्न करते हैं। एक दफा हाल में ही यूपीएससी में क्वेश्चन आया था कि प्रधानमंत्री मंत्रिमंडलीय सचिवालय में जो अधीनस्थ और संलग्न कार्यालय होते हैं, बड़े काम के होते हैं, और वो उनके कार्यों को बहुत भली भांति ढंग से क्या करते हैं, मैनेज करते हैं। तो अब जैसा देखा कि मंत्रिमंडलीय सचिवालय को भारत सरकार में विभाग का दर्जा मिला हुआ है, इसके अंतर्गत कई अधीनस्थ और संलग्न कार्यालय है। यह मुख्य रूप से मंत्रणा अभिकरण है, और इसका काम क्या है, भारत सरकार को उनके कार्यों में सहायता करना है। देयर इज नो कंफ्यूजन। यहाँ तक मंत्रिमंडलीय सचिवालय का संगठन का सवाल है, यह संरचना एक जैसा नहीं रहा है, यह समय अंतराल में बदलते गया है। जैसे जैसे शासन का स्वरूप बढ़ता गया, बदलता गया, वैसे वैसे मंत्रिमंडलीय सचिवालय का जो स्वरूप है वो भी बदलता रहा। और आपको एक बात बतला दूं कि शासन के स्वरूप के साथ मतलब कह सकते हो कि समय अंतराल में भी परिस्थिति अनुसार, जैसे कि प्रधानमंत्री का कुछ इस तरह का प्रधानमंत्री के बनने से भी उस पद पर बैठा हुआ व्यक्ति कैसा है, उस कारण भी, या परिस्थितियां देश के समक्ष कैसी है, उस कारण भी जो है मंत्रिमंडलीय सचिवालय का जो स्वरूप है वह बदलता रहा है। वर्तमान में जो मंत्रिमंडलीय सचिवालय है, इसके संगठन में इसको आप इसके मतलब संरचना में 3 संभाग, मतलब इसके संरचना को आप 3 संभाग में बांट सकते हो। 3 संभाग का मतलब क्या हुआ, विंग्स हुआ। तो एक विंग्स को हम लोग कहते हैं नागरिक संभाग, दूसरे का सैनिक संभाग भी उसको कह सकते हैं, दूसरा को सैनिक संभाग कह सकते हो, और तीसरा को असूचना संभाग कह सकते हो। अंग्रेजी में सिविल विंग, मिलिट्री विंग और इंटेलिजेंस विंग। मेन काम कौन है, सबसे बड़ा कौन है इसमें, तो सबसे बड़ा है असैनिक संभाग। इसमें जितने भी भारत सरकार के मंत्रालय, जो मंत्रिमंडल के जो नागरिक मामलों से ताल्लुकात रखते हैं, सब इसके अंतर्गत काम करते हैं। और यह जो होता है किसको करता है, जितने भी नागरिक मामले हैं मंत्रिमंडल के, उससे यह कार्यों का निपटारा करता है।
क्लियर है। दूसरा जो है सैनिक संभाग, यह जो होता है जो मंत्रिमंडल का जो प्रतिरक्षा समिति है, समझ रहे हैं, उसको मिलिट्री सैन्य मामलों की समिति, उसको फिर सैन्य राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद और सुरक्षा से संबंधित जितने समिति और अभिकरण है सबको क्या करता है, सचिवालय सहायता प्रदान करता है। और तीसरा है सूचना संभाग, इसका काम क्या है, जो मंत्रिमंडल का ज्वाइंट इंटेलिजेंस कमेटी है उसको सचिवालय सहायता प्रदान करना। देयर इज नो कंफ्यूजन, समझ में आया कि आंतरिक संरचना में मंत्रिमंडलीय सचिवालय के अंतर्गत 3 एजेंसी है। कौन कौन हो गया, एक को मैंने बोला सिविल विंग है जो बड़ा इंपॉर्टेंट है, सिविल विंग हो गया। दूसरा क्या बतलाया, मिलिट्री विंग हो गया, मिलिट्री विंग हो गया। और तीसरा क्या बतलाया, इंटेलिजेंस विंग बतलाया। ये 3 विंग है जो काम करता है। क्लियर है। इसको आप सैनिक कह सकते हो, जो मेन हो गया, इसको आप सैनिक कह सकते हो, और इसको आप क्या कह सकते हो, सूचना कह सकते हो। ये तीनों का अपना अपना काम है। क्लियर है। इसका काम है असैनिक मंत्रालय और विभाग के कार्यों में मंत्रिमंडल को सहायता करना। इसका काम है प्रतिरक्षा संबंधी मामले में मंत्रिमंडल का सहायता करना, और इसका काम है सूचना संबंधी मामले में मंत्रिमंडल का सहायता करना। इसके अलावा जैसा कि आपको हमने बताया कि मंत्रिमंडलीय सचिवालय में एक बड़े संख्या में क्या है, मतलब आप कह सकते हो कि अधीनस्थ और संलग्न कार्यालय है। तो उसमें एक है पहला जिसको रॉ कहते हैं, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग है। दूसरा कहलाता है डायरेक्टर जनरल ऑफ सिक्योरिटी, मतलब सुरक्षा महानिदेशालय। तीसरा कह सकते हो एसपीजी, मतलब कह सकते हो विशेष, मतलब कह सकते हो सुरक्षा दल, मतलब इसको एसपीजी कहते हैं। फिर चौथा है ज्वाइंट इंटेलिजेंस कमेटी, संयुक्त सूचना समिति। पांचवा है नागरिक शिकायत निदेशालय। और छठा जो नया बना है वह है नेशनल अथॉरिटी ऑन नेशनल अथॉरिटी केमिकल वेपन कन्वेंशन। तो ये सब जो है मंत्रिमंडलीय सचिवालय के साथ जुड़े हुए कुछ क्या हुए अधीनस्थ कार्यालय हैं जिनके हिस्से में अपना अपना काम है। जैसे राव का अपना काम है, डायरेक्टर जनरल ऑफ सिक्योरिटी का अपना काम है, एसपीजी का अपना काम है, डायरेक्टरेट ऑफ पब्लिक ग्रीवेंसेस का अलग काम है, सब अलग। जैसे देखो राव का काम है कि देश के बाहर जो गतिविधि होती है, देश विरोधी गतिविधि, उस पर नजर रखना और सूचना कलेक्ट करना। एसपीजी का काम होता है प्रधानमंत्री को सुरक्षा प्रदान करना। नागरिक शिकायत निदेशालय का काम होता है बैंक, बीमा जैसे बहुत सारे जो नागरिक महत्व के मंत्रालय विभाग है उनमें जन शिकायतों का सुंदर उसका निपटारा करना। इस प्रकार ये सब संभाग है, ये क्या कह सकते हैं अधीनस्थ कार्यालय है, संलग्न कार्यालय है जो मंत्रिमंडलीय सचिवालय में काम करते हैं और मंत्रिमंडल को अपने कार्यों में सहयोग देते हैं। तो मंत्रिमंडल, जैसा कि हमने आपको बताया, मंत्रिमंडलीय सचिवालय क्या है, एक मंत्रणा अभिकरण है, और इसका जो ढांचा, इसका जो स्वरूप होता है वह क्या रहता है, बदलते रहता है। अभी कौन है आप बतला सकते हो देश का मंत्रिमंडलीय सचिव? तो राजीव गौबा है ना, राजीव गौबा जो है अभी देश के मंत्रिमंडलीय सचिव है। इसके अलावा मंत्रिमंडलीय सचिवालय में समंत कुमार गोयल जो है वह सचिव हुआ, और राव का भी सचिव होता है वो। उसके बाद वीपी रॉय है, वीपी जुआई, ये 2 काम देख रहे हैं वर्तमान में। एक से वह सुरक्षा सचिव है और दूसरा जो है समन्वय सचिव का भी काम देखते हैं। तो इस प्रकार आप देखते हो कि समय अंतराल में हर समय बदलते रहता है। लेकिन हाँ, ये बात स्टूडेंट को पता होना चाहिए कि देश का जो अभी मंत्रिमंडलीय सचिव कौन है, क्योंकि मंत्रिमंडलीय सचिव देश का वरिष्ठतम लोक सेवक होता है और जो भारत में आईएएस होता है उसके सपनों का पद होता है। एक दफा यूपीएससी में क्वेश्चन आया था कि जो मंत्रिमंडलीय सचिव का जो पद होता है वह आईएएस के लिए सपनों का पद होता है, और इस पद पर बैठा व्यक्ति अपनी सभी संभावनाओं को क्या कर सकता है, साकार कर सकता है। तो यह पद जो है इतना प्रतिष्ठित है, इतना संभावनापूर्ण है, इतना प्रभावपूर्ण है कि इस पर बैठा व्यक्ति अपनी योग्यता का, अपनी क्षमता का, अपनी संभावनाओं को पूरी तरह साकार कर सकता है। तो राजीव गौबा इस समय वर्तमान में क्या है, मंत्रिमंडलीय सचिव हो गए, कैद देश के वरिष्ठतम लोक सेवक है अभी वर्तमान में। क्लियर है। अब जरा हम लोग देखते हैं कि मंत्रिमंडलीय सचिवालय का अगर भूमिका आता हो, कार्य आता हो, तो कल मैं आपको बतलाया था कि जहां भी सचिवालय आपको मिले
तो सचिवालय के भूमिका को आप बिना सोचे समझे भी 4 वर्गों में बांटकर आराम से व्याख्या कर सकते हैं। जैसे आप कह सकते हैं, पहला तो ये सचिवालय हो गया, मतलब सचिवालय का मतलब आप यहाँ रख लो ज्यादा अच्छा है, मंत्रणा अभिकरण हो गया। दूसरा आप कह सकते हो प्रारंभकर्ता विभाग। प्रारंभकर्ता विभाग का मतलब क्या होता है, कोई भी नया शुरुआत जो होता है इसी के द्वारा किया जाता है। और तीसरा कह सकते हो मतलब समन्वयकर्ता अभिकरण, तो इसका समन्वय का क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। और चौथा कह सकते हो पर्यवेक्षणकारी भूमिका। पर्यवेक्षणकारी भूमिका का मतलब क्या होता है, पर्यवेक्षणकारी भूमिका यानी इसका मतलब होता है कि जो मंत्रिमंडल निर्णय ले लेता है तो ये सुनिश्चित करता है कि मंत्रालय और विभाग उसको लागू करे, तो उसमें वो पर्यवेक्षण रखता है। तो 4 भूमिका तो आप आराम से मंत्रिमंडलीय सचिवालय का जान लो। पहला मंत्रणा अभिकरण के रूप में भूमिका, दूसरा प्रारंभकर्ता विभाग के रूप में भूमिका, तीसरा समन्वयकर्ता विभाग के रूप में भूमिका और चौथा पर्यवेक्षणकारी भूमिका। और उसी प्रकार इसकी तो भूमिका हो गया, ये भूमिका हो गया। और यहाँ तक रही बात कार्य को भी आप 3 वर्गों में, कल आपको मैंने बताया था कि 3 वर्गों में आप बांटकर इसका अध्ययन कर सकते हैं। तो पहला काम कौन हो गया, सामान्य कार्य बोलो या नीतिगत कार्य बोलो, पॉलिसी रिलेटेड फंक्शन या नीतिगत कार्य, ये पहला आया था। दूसरा क्या होगा, मतलब दूसरा होगा कार्मिक कार्य, कर्मचारी से संबंधित कार्य को हम लोग क्या कहते हैं, कार्मिक कार्य कहते हैं। और तीसरा बजट से संबंधित कार्य, वित्त से संबंधित कार्य को हम लोग क्या कहते हैं, वित्तीय कार्य कहते हैं। तो 3 कार्य इसका कहीं भी आप रख सकते हो, कहीं भी लिख सकते हो, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। यू कैन पॉइंट आउट एवरीवेयर। समझ रहे। अब जरा हम लोग देखते हैं कि मंत्रिमंडलीय सचिवालय वर्चुअली करता क्या है, समझ इसका काम क्या है। तो आप बतलाओगे कि सबसे पहला इसका काम है, जो मंत्रिमंडल का बैठक होता है ना, उसका ये क्या करता है, एजेंडा तय करता है, समझ रहे। और वहां पर वो उपलब्ध रहता है और सचिवालय सहायता जितना भी आवश्यक सूचना चाहिए, दस्तावेज चाहिए, जानकारी चाहिए, सब प्रोवाइड करेगा। तो मंत्रिमंडल में क्या बैठक होने वाला है उसका एजेंडा तय करेगा और मंत्रिमंडल के बैठक में वह सभी आवश्यक सूचना प्रदान करेगा। फिर उसके बाद क्या करेगा, मंत्रिमंडल में जो निर्णय लिए गए, जो चर्चा हुए, उन सब का यह क्या लिखेगा, अभिलेख तैयार करेगा। समझ रहे। तीसरा क्या है, जो मंत्रिमंडल के साथ बहुत सारे कमेटी जुड़े होते हैं, मंत्रिमंडलीय समिति जिसको कहते हैं, उसको भी ये क्या करता है, सचिवालय सहायता प्रदान करता है। चौथा इसका काम क्या है, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति तथा अन्य मंत्रिमंडल को, समझ रहे ना, मतलब भारत सरकार के गतिविधियों से क्या करता है, अवगत करता है। भारत सरकार क्या काम कर रही है, क्या नहीं कर रही है, ये सब के बारे में जानकारी राष्ट्रपति को कहाँ से मिलता है, तो मंत्रिमंडलीय सचिवालय से मिलता है। इसके अलावा जो भारत सरकार में जो कार्य होता है और मंत्रियों के भी जो कार्य विभाजन होता है, उसका जो नियम होते हैं वो तैयार करता है और उसको अंतिम रूप को देता है, तो मंत्रिमंडलीय सचिवालय का देता है। तो भारत सरकार के कार्य संचालन और कार्य आवंटन का स्वरूप निर्धारित करता है और उसको अंतिम रूप प्रदान करता है। ठीक है। इसके अलावा क्या करता है, यह केंद्र प्रशासन में जितने मंत्रालय विभाग है उनके साथ क्या करता है, समन्वयकारी अभिकरण की भूमिका निभाता है और विवादों का निपटारा करता है। इसके अलावा क्या करता है, यह जो मतलब जो मंत्रिमंडल जो निर्णय लिया उसका सुनिश्चित करता है कि जो संबद्ध मंत्रालय और विभाग उसको बेहतर ढंग से लागू करे। इसके अलावा यह मंत्रिमंडल के जितने भी नियुक्ति होते हैं, विमुक्ति होते हैं, मंत्रालय का विभाजन होता है, मतलब आवंटन होता है, संगठन होता है, पुनर्संगठन होता है, सब कार्यों को ये निपटारा करता है। तो मंत्रिमंडलीय सचिवालय सही मायने में पूरे भारत सरकार का केंद्रीय तंत्रिका के रूप में काम करता है। जैसा कि आपको मैंने बताया, मंत्रिमंडल का बैठक का एजेंडा तय करना, उसके बाद उसके लिए आवश्यक जितना सहयोग चाहिए सो प्रदान करना। उसके बाद फिर मैंने बताया कि मंत्रिमंडल के बैठक में जो निर्णय लिया गया, जो चर्चा हुआ, उसका अभिलेख तैयार करना। फिर मंत्रिमंडलीय समिति को सचिवालय सहायता प्रदान करना। फिर मैंने बताया कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति तथा केंद्रीय मंत्रिमंडल के सदस्यों को भारत सरकार की गतिविधियों से अवगत कराना। फिर क्या हुआ, मतलब भारत सरकार के कार्य संचालन और कार्य आवंटन के संबंध में जो अधिनियम है उसको तैयार करना और अंतिम रूप देना। फिर समन्वय अभिकरण के रूप में विवादों का निपटारा करना। फिर मंत्रिमंडल द्वारा जो निर्णय लिया गया
उसको क्षेत्रीय संबद्ध मंत्रालय और विभागों द्वारा क्रियान्वयन सुनिश्चित करना। इसके अलावा आप क्या करते हो, जितने भी मंत्रिमंडल में नियुक्ति, विमुक्ति, संगठन, पुनर्संगठन इत्यादि जो कार्य होते हैं उसका निपटारा करना। तो ये सब किसके दायरे में आते हैं, मंत्रिमंडलीय सचिवालय के काम में आते हैं। क्लियर है, देयर इज नो कन्फ्यूजन। जब इस पर चर्चा चल रही है तो एक चर्चा और इसी के साथ इनका भी हो जाए, जो मंत्रिमंडलीय सचिव है। जैसा कि हमने आपको बताया कि मंत्रिमंडलीय सचिवालय के प्रधान को हम लोग क्या कहते हैं, मंत्रिमंडलीय सचिव। यह प्रशासनिक प्रधान हुआ, देश का वरिष्ठतम लोक सेवक हुआ। यह पद 1950 में क्रिएट किया गया था और सबसे पहले NR पिल्लई इस पद पर नियुक्त हुए। क्लियर है, ये गवर्नर जनरल का जो वर्चुअली जो मतलब कह सकते कार्यकारिणी परिषद का जो सचिव होता था उसके स्थान लिया है। मतलब गवर्नर जनरल का कार्यकारिणी परिषद का जो सचिव था वही आगे जाकर क्या कहलाने लगा, आगे जाके कहलाने लगा मंत्रिमंडलीय सचिव कहलाने लगा। समझ रहे, इसकी मतलब कह सकते हो कि यह देश का मतलब जो कार्यविधि है, अधिनियम में प्राथमिकता है, उसका तो देश का वरिष्ठतम लोक सेवक है। हालांकि इसका कार्यकाल फिक्स नहीं था पहले, लेकिन द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग के अनुशंसा पर कम से कम 2 साल फिक्स कर दिया गया है। और वर्तमान में जो राजीव गाबा की नियुक्ति है उसके संदर्भ में अधिकतम 4 वर्ष लिखा गया है, यानी कि मतलब कम से कम 2 वर्ष और अधिकतम 4 वर्ष इस महीने में हो गया। क्लियर है, तो ये बड़ा इम्पोर्टेंट पद है और आपको जानते हैं कि भारत सरकार में इसके बराबर प्रतिष्ठा प्रभाव धारण करने वाला कोई भी दूसरा प्रशासनिक पद नहीं है। तो इसका कार्य क्या है, सबसे इम्पोर्टेंट इसका काम है कि यह चीफ कोऑर्डिनेटर की भूमिका निभाता है। ये केंद्र सरकार, राज्य सरकार, समझ जितने मंत्रालय विभाग सबके बीच ये क्या है, प्रमुख समन्वयकर्ता की भूमिका निभाता है। इसके अलावा यह जो होता है वरिष्ठ जो चयन बोर्ड होता है, जो संयुक्त सचिव स्तर की नियुक्ति करता है, उसका यह अध्यक्ष होता है। इसके अलावा यह खुद जो होता है सचिव और अपर सचिव का क्या करता है, नियुक्ति करता है। इसके अलावा यह अंतर मंत्रालय विवादों का निपटारा करने के लिए जो सचिवों के समिति होता है उसका ये अध्यक्ष होता है। या प्रत्येक वर्ष जो मुख्य सचिवों का, राज्य के मुख्य सचिवों का सम्मेलन होता है उसकी अध्यक्षता करता है। या प्रधानमंत्री का प्रमुख परामर्शदाता होता है और जितने भी प्रशासनिक मामले होते हैं सब में उनको परामर्श देता है और प्रशासनिक मामले के विभिन्न आयामों से उन्हें अवगत कराता है। किसी भी कोई मंत्री यदि किसी पत्रकार के विरुद्ध या संपादक के विरुद्ध मानहानि का मुकदमा करना चाहता है तो इससे अनुमति लेना आवश्यक होता है। इसके अलावा यह क्या करता है बतला सकते हो, इसके अलावा यह जो है लोक सेवा का हितों का रक्षक करता होता है। मतलब ऐसा तो सर्वोच्च लोक सेवक होने के नाते यह लोक सेवकों को राजनीतिक दुरुपयोग से बचाता है और उन्हें उनके मनोबल और अभिप्रेरण को ऊंचा रखने का कोशिश करता है। इसके अलावा प्रधानमंत्री कार्यालय, मंत्रिमंडलीय मंत्री परिषद और जितने भी दूसरे प्रशासनिक अभिकरण है सबके साथ संपर्क सूत्र का काम करता है। तो मंत्रिमंडलीय सचिव जैसा कि आपको मैंने बतलाया बहुत ही उम्दा पद है, या IAS का सपनों का पद है और इस स्तर पर आप अपने अपने क्षमता को, अपने संभावनाओं को, अपने संकल्पनाओं को पूरी तरह सिद्ध कर सकते हैं। तो इस हिसाब से केंद्र स्तर पर दूसरा कोई भी पद ऐसा नहीं जिसके समान मतलब कह सकते हो प्रतिष्ठा और प्रभाव धारण करता है। मैंने बताया कि यह पद 1950 में बना, NR पिल्लई पहले बने। यह देश का वरिष्ठतम लोक सेवक होता है का मतलब नियमता, और इसका कार्यकाल वर्तमान में न्यूनतम 2 वर्ष और वर्तमान में जो राजीव गाबा है उनके लिए एकदम 4 वर्ष निर्धारित किया गया है। समझ रहे हैं। इसके अलावा इनका काम क्या है, इनका काम यही है कि केंद्र सरकार, राज्य सरकार इत्यादि के बीच में तालमेल बनाए रखना। फिर ये जो संयुक्त सचिव स्तर का जो नियुक्ति होता है उसके लिए जो सीनियर सिलेक्शन बोर्ड होता है उसका अध्यक्ष होता है। इसके अलावा खुद सचिव और अपर सचिव स्तर के अधिकारियों को नियुक्ति करता है। या अंतर मंत्रालय विवादों का निपटारा करने के लिए जो सचिवों की समिति होता है उसका अध्यक्ष होता है। इसके अलावा प्रत्येक वर्ष जो मुख्य सचिवों का सम्मेलन होता है उसकी अध्यक्षता करता है। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट या प्रधानमंत्री का प्रमुख सलाहकार होता है और प्रधानमंत्री को हर एक मामले में जो मंत्रिमंडल से संबंधित होते हैं उसमें वो परामर्श देता है। इसके अलावा क्या होता है कि जो संपादक या पत्रकार के विरुद्ध कोई मंत्री मानहानि का मुकदमा करना चाहते हैं तो उन्हें इससे मंत्रिमंडलीय सचिव से क्या करना पड़ता है, अनुमति लेना होता है। कई दफा प्रधानमंत्री के बिहाफ में या
शासन का प्रतिनिधित्व करता वहां जाता भी है। समझ, अगर प्रधानमंत्री चाहे तो ये रिप्रेजेंट करता है। इसके अलावा यह लोक सेवा का हितों का संरक्षक के रूप में काम करता है और यह प्रधानमंत्री कार्यालय, मंत्रिपरिषद और दूसरे प्रशासनिक अभिकरण के भी संपर्क सूत्र का कार्य करता है। तो ये किसके बारे में बतला रहा था? मंत्रिमंडलीय सचिव और मंत्रिमंडलीय सचिवालय के बारे में बतला रहा था कि मंत्रिमंडलीय सचिवालय बहुत पावरफुल है इस मायने में, और जैसे जैसे सरकार का स्वरूप बढ़ता गया है, भूमिका बढ़ते गई है, कार्य बढ़ते गए, वैसे वैसे मंत्रिमंडलीय सचिवालय का आकार और मंत्रिमंडलीय सचिवालय का भूमिका और प्रभाव बढ़ता गया है। देयर इज नो कंफ्यूजन, समझ आ गया आपको? अब जरा हम लोग देख लेते हैं प्रधानमंत्री कार्यालय। जैसा कि अभी आपको मैंने बताया कि भारत में संसदीय शासन पर, अब हम लोग किसके बारे में डिस्कस करते हैं? प्रधानमंत्री कार्यालय। जैसा कि आप जानते हो भारत में संसदीय शासन प्रणाली अपनाया गया है और संसदीय शासन प्रणाली को हम लोग क्या कहते हैं? प्रधानमंत्री कार्यालय भी कहते हैं। समझ रहे हैं? संसदीय शासन प्रणाली को हम लोग मंत्रिमंडलीय प्रणाली कहते हैं, शासन प्रणाली। और आज कई दफा इसको क्या कहा जाता है? प्रधानमंत्री शासन प्रणाली भी कहा जाने लगा है, क्योंकि विगत वर्षों में जो सत्ता का जिस तरह से संकेंद्रण प्रधानमंत्री के हाथों में हुआ है, तो उस हिसाब से कोई इसमें कंफ्यूजन नहीं है कि कालक्रम में मंत्रिमंडलीय शासन प्रणाली प्रधानमंत्री शासन प्रणाली का रूप ले रहा है। वर्तमान में भारत में तो कम से कम पूरी तरह ये लागू होता है, कुछ मायने को महत्वपूर्ण मायने में लागू होता है। जैसा कि हमने बताया कि संसदीय शासन प्रणाली में क्या होता है कि प्रधानमंत्री जो होते हैं शासन का प्रधान होते हैं और संपूर्ण नीति प्रक्रिया का केंद्र बिंदु होते हैं। पूरी व्यवस्था उन्हीं के इर्द गिर्द चलते रहता है। मानते हैं इस बात को? पूरी व्यवस्था उन्हीं के इर्द गिर्द चलते रहता है। प्रधानमंत्री जो होते हैं और वर्चुअली क्या होते हैं? और मतलब देश का वास्तविक कार्यपालक प्रधान होते हैं, देश का सरकार का प्रधान होते हैं, और उनके इस कार्य में सहायता कौन करता है? उसके इन कार्य में सहायता करता है प्रधानमंत्री कार्यालय। प्रधानमंत्री कार्यालय जो है वर्चुअली जो है प्रधानमंत्री का मंत्रणा अभिकरण है। ये समय अंतराल में अपना प्रभाव बदलते रहता है और कई दफा तो इसे मतलब प्रधानमंत्री सचिवालय कहा जाने लगा। 1977 में आपातकाल में इसका भूमिका और प्रभाव इतना ज्यादा बढ़ गया कि लोग इसे प्रधानमंत्री सचिवालय कहने लगे। समझ रहे हैं? यह जो होता है प्रधानमंत्री को, समझ रहे हैं, मतलब महत्वपूर्ण सचिवालय सहायता प्रदान करता है और शीर्ष स्तर पर नीति निर्माण प्रक्रिया में, नीति निर्णय प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। समझ रहे? प्रधानमंत्री चूंकि संघीय प्रशासन के सर्वे सर्वा है, केंद्र बिंदु है, तो इस नाते इस कार्यालय का महत्व बहुत ज्यादा है। लेकिन यहाँ मैं आपको बतला दूं कि ये कार्यालय संवैधानिक है, यानी संविधान में इसका उल्लेख नहीं है। क्लियर है? अब 1961 में इसे भी भारत सरकार में विभाग का दर्जा दिया गया है। यह ब्रिटिश काल में गवर्नर जनरल का जो निजी सचिव था उसी को कहा जाता था। 1947 में गवर्नर जनरल का निजी सचिव क्या बन गया? प्रधानमंत्री का निजी सचिव बन गया और वह कार्यालय क्या बन गया? प्रधानमंत्री कार्यालय बन गया। तो इस प्रकार आप देखते हो कि यह व्यवस्था भी हमने ब्रिटिश काल से ही इनहेरिट किया। समझ, ये व्यवस्था हमने कहाँ से लिया? ब्रिटिश काल से ही लिया है और मतलब स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद तो इसका प्रभाव बहुत ज्यादा बढ़ा। क्लियर है? तो प्रधानमंत्री कार्यालय जो होता है, क्लियर है, प्रधानमंत्री कार्यालय का राजनीतिक प्रधान कौन हो गया? बट नेचुरल प्रधानमंत्री हो गया। अब प्रशासनिक प्रधान कौन होता है? जिसको हम प्रधान सचिव कहते हैं। समझ रहे हैं? प्रधानमंत्री कार्यालय का स्वरूप जो है समय अंतराल में व्यापक तौर पर बदलते रहा है। प्रधानमंत्री कार्यालय में कोई सबऑर्डिनेट ऑफिस नहीं होता है, कोई अटैच ऑफिस नहीं होता है। समझ, इसका कोई क्षेत्रीय कार्यालय नहीं है। जैसे आपने देखा, मैंने बताया भी थोड़ी देर पहले कि रॉ होते हैं, चाहे एसपीजी होते हैं, मंत्रिमंडलीय सचिवालय के अधीन काम करते हैं। ऐसा कोई भी एजेंसी नहीं है जो प्रधानमंत्री कार्यालय के अधीन काम करता उस रूप में। देयर इज नो कंफ्यूजन। ठीक है, तो अभी हम यहाँ पर देखते हैं कि प्रधानमंत्री कार्यालय जो वर्चुअली हुआ वह क्या है? वर्चुअली इसका ढांचा जो होता है, इसके शीर्ष में जैसा अभी तुरंत थोड़ी देर पहले बताया कि इसका ढांचा समय अंतराल में क्या रहता है? बदलते रहा है। इसका राजनीतिक प्रधान हुआ, प्रधानमंत्री खुद हो गए और
उनके सहायता के लिए एक मिनिस्टर ऑफ स्टेट जिसको कह सकते हो वो उस प्रधानमंत्री कार्यालय में होते हैं। जैसे वर्तमान में जितेंद्र सिंह जो है मिनिस्टर ऑफ स्टेट है, जो प्रधानमंत्री कार्यालय के कार्यों को देखते हैं प्रधानमंत्री के अलावे। इसके अलावे इसमें क्या है, प्रधान सचिव होते जो वर्तमान में पीके मिश्रा है। इसके अलावा इसका जो सचिव है प्रधानमंत्री कार्यालय का वो अनिल कुमार गुप्ता हुए। इसके अंतर्गत और क्या देखते हो, राष्ट्रीय सुरक्षा परिसलाहकार होते हैं जो अजीत डोवल हैं। इसके अलावा प्रमुख परामर्शदाता पीके सिन्हा है और प्रधानमंत्री के कई परामर्शदाता है जिसमें अमरजीत सिन्हा, भास्कर कुलबे इत्यादि है। समझ प्रधानमंत्री कार्यालय में 3-4 जो है संयुक्त सचिव है, समझ रहे। उसके अलावा इसमें 5 जो है आपका कह सकते हो निजी सचिव, जो 2 निजी सचिव है और बड़े संख्या में अधिकारी और कर्मचारी, समझ रहे। तो यहाँ मैं आपको शुरू में बतलाया कि प्रधानमंत्री कार्यालय का ढांचा जो होता है फिक्स नहीं रहता है, यह समय अंतराल में बदलते रहता है। हर प्रधानमंत्री अपने हिसाब से इसका स्वरूप निर्धारित करता है। जैसे वर्तमान में मैंने आपको बतलाया कि प्रधानमंत्री कार्यालय में समझ रहे कौन है, जितेंद्र सिंह जो है वो एक उनके सहयोगी है, राजनीतिक प्रधान हुए, वो उनको सहयोग करते हैं इस मामले में। और पीके मिश्रा जो है वो क्या है अभी वर्तमान में ये प्रिंसिपल सेक्रेटरी हो गए। इसके पहले नरपेंद्र मिश्रा थे, वो रिटायर हो गए, छोड़ दिया, इसके जगह पीके मिश्रा को बनाया गया। अजीत डोवल जो है राष्ट्रीय सलाहकार, मतलब सुरक्षा सलाहकार हुए, वो भी पीएमओ में ही रहते हैं। इसके अलावा प्रधान सचिव जो सलाहकार है पीके सिन्हा, वो भी यही काम करते हैं। प्रधानमंत्री कार्यालय में जितने अधिकारी और कर्मचारी होते हैं वे दूसरे मंत्रालय और विभागों से डिप्यूटेशन के आधार पर आते हैं। इनका जो वेतन होता है, इनका सेवा शर्त होता है दूसरे मंत्रालय और विभागों के समान होता है, लेकिन प्रधानमंत्री कार्यालय में 4P जुड़ा होता है। मतलब इस कार्यालय में जुड़ने से आपको कुछ और भी, जैसे क्या हो सकता है बतलाइए। जैसे एक P हो गया परक्यूसाइड्स हो गया, दूसरा क्या होता है प्रेस्टीज हो गया, तीसरा क्या हो गया पावर हो गया, और चौथा क्या हुआ पैट्रोनाइज हो गया। समझते, ये 4P जुड़ा हुआ है प्रधानमंत्री कार्यालय में। एक तो है कि आपको थोड़ा विशेष सम्मान प्राप्त, ये क्या कहते हैं लाभ प्राप्त होता है क्योंकि आप प्रधानमंत्री के सत्ता के करीब होते हैं। दूसरा आपका प्रतिष्ठा है, तीसरा आपको शक्ति है, और चौथा पैट्रोनाइज है, मतलब संरक्षण है, आप दूसरे को लाभान्वित कर सकते, थोड़ा इन्फ्लुएंस कर सकते हैं इस मायने में। तो 4P प्रधानमंत्री कार्यालय से जुड़ा हुआ, जो हो सकता है दूसरे मंत्रालय में नहीं हो सकता है मंत्रिमंडलीय सचिवालय में थोड़ा बहुत हो, लेकिन प्रधानमंत्री कार्यालय में तो ये बहुत जबरदस्त है। और अभी तो वर्तमान में इसका प्रभाव इसलिए भी ज्यादा है क्योंकि सत्ता का एक तरह से केंद्रीकरण हो गया और संपूर्ण सत्ता किसमें निहित हो गया, प्रधानमंत्री में निहित हो गया। तो मैं फिर से बतला दूं कि प्रधानमंत्री में अगर आप मेरे से 5 पॉइंट पूछे कि प्रधानमंत्री कार्यालय के बारे में अभी तक मैंने क्या बतलाया, तो मैंने बतलाया कि प्रधानमंत्री कार्यालय प्रधानमंत्री के मंत्रणाभिकरण है। जैसे कि संसदीय शासन प्रणाली में प्रधानमंत्री सर्वोसर्वा होता है, पूरे नीति प्रक्रिया का केंद्र बिंदु होता है, और उसे उस कार्य में प्रधानमंत्री कार्यालय सहायता करता है। 1947 में यह गवर्नर जनरल का निजी सचिव था, जो स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद क्या बन गया, प्रधानमंत्री का निजी सचिव बन गया, और वही जो है बाद में प्रधानमंत्री कार्यालय बना। 1961 में इसे भारत सरकार का विभाग का दर्जा, भारत सरकार में विभाग का दर्जा दे दिया गया। इसके अंदर में कोई अधीनस्थ अभिकरण या मतलब कह सकते हो संलग्न कार्यालय इसके अधीन में काम नहीं करता। और इसका मेन काम है प्रधानमंत्री को नीतिगत मामले में निर्णय लेने में, शासन प्रक्रिया में सलाह देना, सहायता देना, सचिवालय सहायता प्रदान करना है। क्लियर है, देयर इज नो कंफ्यूजन। मैंने बताया इसका संरचना फिक्स नहीं रहता है, ये समय अंतराल में क्या है बदलते रहा है। जैसे वर्तमान में क्या है, प्रधानमंत्री इसके राजनीतिक प्रधान हो गए नरेंद्र मोदी, और उनके सहायता के लिए जितेंद्र सिंह है जो राज्य मंत्री उनको सहायता करते हैं। इसका प्रधान सचिव कौन है, जो इसका प्रशासनिक प्रधान हुआ वो पीके मिश्रा है, समझ रहे हैं, जो मतलब IAS अधिकारी रिटायर्ड हो गए हैं, समझ रहे, सीनियर IAS अधिकारी हो गए। इसके अलावा इसमें राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जिसको आप कह सकते हैं अजीत डोवल है, फिर मैंने बताया पीके सिन्हा है जो प्रिंसिपल एडवाइजर है, अनिल कुमार गुप्ता है जो सचिव है। इसके अलावा एक बड़े संख्या में इसके अंदर में संयुक्त सचिव हुए, फिर निदेशक हुए, उप सचिव हुए,
अवर सचिव हुए, अधिकारी कर्मचारी हुए, जो विभिन्न मंत्रालय और विभागों से प्रतिनियुक्ति के आधार पर आते हैं। सेवा स्तर तो इनका दूसरे मंत्रालय और विभाग जैसा ही होता है, लेकिन प्रधानमंत्री कार्यालय के साथ 4P जुड़ा रहता है, जिसको 4P को परक्यूसाइड, प्रेस्टीज, पावर और पैट्रोनेज कहते हैं, जो एक एडिशनल लाभ आपको यहाँ आने से मिल जाता है। क्लियर है? देयर इज नो कंफ्यूजन। अब हम लोग देखते हैं प्रधानमंत्री कार्यालय का भूमिका और कार्य देखो, तो फिर मैं वही चीज पर रिपीट करूंगा कि आप प्रधानमंत्री का कार्यालय का भूमिका और कार्य को उसी दूसरी पर्सपेक्टिव में देख सकते हो कि अब मंत्रणा अभिकरण की भूमिका निभाता है, प्रारंभकर्ता विभाग की भूमिका निभाता है, समन्वयकर्ता विभाग की भूमिका निभाता है और पर्यवेक्षणकारी भूमिका निभाता है। समझ रहे ना? ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा इसके कार्यों को हम लोग 3 वर्गों में बांट सकते हैं। हमारे पहला कौन हो गया? नीतिगत कार्य हो गया, दूसरा हो गया कार्मिक कार्य हो गया, तीसरा वित्तीय कार्य हो गया। मैं एक चीज और बतलाना चाहूंगा कि पीएमओ जो होता है अवशिष्ट कार्यों को निपटारा करता है। अवशिष्ट कार्य बोला समझ रहे हैं? अवशिष्ट कार्य का मतलब होता है कि जो किसी मंत्रालय और विभाग को नहीं दिए गए वो इसी के अंदर में आते हैं। नंबर 2 क्या होता है? यह मंत्रिमंडल के अंतर्गत आने वाले विषय पर अभिरुचि या इंटरेस्ट इन्वॉल्व नहीं रहता है, या उसके अलावे जो विषय जो प्रधानमंत्री इसके हेड होते हैं या प्रधानमंत्री के पास जो मैटर भेज जाता है उसको ये मैनेज करता है और बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो अब इनकी भूमिका को आप 4 वर्गों में आराम से बांट कर डिस्कस कर सकते हैं। इसके कार्यों को 3 वर्गों में बांट कर सकते हैं। और यहाँ पर आपको बतला दूं कि प्रधानमंत्री कार्यालय का पर्यवेक्षणकारी भूमिका जो है ज्यादा महत्वपूर्ण है एज कम्पेयर टू मंत्रिमंडलीय सचिवालय, क्योंकि यह जो है मतलब चूंकि सत्ता का केंद्र बिंदु है और इस सुनिश्चित करता है ऑन बिहाफ ऑफ प्राइम मिनिस्टर कि जो निर्णय प्रधानमंत्री ने लिए वह सही तौर पर क्रियान्वित हो रहा है अथवा नहीं, उसके लिए इसका सुपरवाइजरी रोल थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। वही बात अगर मंत्रिमंडलीय सचिवालय के साथ देखा जाए तो वो थोड़ा सा कम महत्वपूर्ण इस मायने में होता है। क्लियर है? अब हम लोग देखते हैं कि प्रधानमंत्री कार्यालय का भूमिका भाई जो कार्य क्या है वर्चुअली कि प्रधानमंत्री को जो प्रधानमंत्री जो कि सरकार के प्रधान होते हैं, तो सरकार के प्रधान होने के नाते उनकी जितनी जिम्मेवारी है उस जिम्मेवारी में प्रधानमंत्री को क्या करता है? सहयोग देता है। इसके अलावा प्रधानमंत्री नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं, एनडीसी के अध्यक्ष हुए, इंटीग्रेटेड राष्ट्रीय एकता परिषद के अध्यक्ष होते हैं, तो उनके इन कार्यों के जवाबदेही के निर्वहन में भी यह सहायता करता है। इसके अलावा प्रधानमंत्री का जनसंपर्क कार्यों को संपन्न करता है, यानी जनता से संबंधित कार्य, मीडिया से संबंधित कार्यों को मैनेज करता है। इसके अलावा प्रधानमंत्री के पास जितने भी मैटर मतलब विचार के लिए भेजे जाते हैं उसका यह निपटारा करता है। इसके अलावा प्रधानमंत्री के आदेश के लिए बहुत सारे फाइल आते हैं, तो उसके मामले की जांच पड़ताल करता है और उसमें सहायता करता है। इसके अलावा प्रधानमंत्री का राष्ट्रपति के साथ, राज्यपाल के साथ और कह सकते विदेशी प्रतिनिधियों के साथ संपर्क बनाए रखता है। इसके अलावा भारत प्रधानमंत्री के थिंक टैंक की भूमिका निभाता है। थिंक टैंक की भूमिका का मतलब क्या होता है? यह सोच विचार करने वाला टैंक है जो प्रधानमंत्री को नया नया चीज सोच कर बतलाते रहता है। इसके अलावा यह अवशिष्ट विषयों का भी निपटारा करता है, अर्थात ऐसे विषय जो किसी के दायरे में नहीं है वह इसी के दायरे में आता है, इसको निपटारा करता है। क्लियर है? तो आप जैसा देखोगे प्रधानमंत्री कार्यालय, फिर मैं रिपीट कर दूं, पहला प्रधानमंत्री को शासन के प्रधान के रूप में जो जवाबदेही है उसके निर्वहन में सहयोग देना। दूसरा नीति आयोग, राष्ट्रीय विकास परिषद इत्यादि के प्रधान होने के नाते जो जिम्मेवारी बनती है उसमें सहायता करना। फिर जनता हुई, मीडिया हुई, इन सबसे जो जनसंपर्क कार्य उसको मैनेज करना। फिर प्रधानमंत्री के पास जो बहुत सारे मैटर भेज जाते हैं विचार के लिए उसका निपटारा करना। जो प्रधानमंत्री के पास बहुत सारे आदेश के लिए पेपर आते हैं उसका जांच पड़ताल करता है, उसमें सहायता करता है। इसके अलावा प्रधानमंत्री का राष्ट्रपति के साथ, राज्यपाल के साथ, हमारे विदेशी प्रतिनिधियों के साथ संपर्क बनाए रखता है। यह प्रधानमंत्री के थिंक टैंक के रूप में काम करता है। और लास्ट बट नॉट द लिस्ट या अवशिष्ट कार्यों का निपटारा करता है। अगर स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से आज तक देखा जाए प्रधानमंत्री कार्यालय का हिसाब किताब, तो आप देखोगे कि इसका हिसाब किताब एक जैसा नहीं रहा है। ये समय के हिसाब से और व्यक्तित्व के हिसाब से बदलते रहा है। जैसे जवाहरलाल नेहरू के शासनकाल में प्रधानमंत्री कार्यालय बहुत सीमित और परिभाषित भूमिका निभाया, उसमें उसके बहुत ज्यादा प्रभाव नहीं थी।
लेकिन जो ही जब आप देखते हो इनकी जो भूमिका हुई, क्या नाम है आपका, लाल बहादुर शास्त्री के कार्यकाल में इसका भूमिका बहुत ज्यादा बढ़ गया। कारण क्या था, राजनीतिक अस्थिरता। समझते, राजनीतिक अस्थिरता के कारण प्रधानमंत्री कार्यालय की भूमिका बहुत ज्यादा बढ़ गया। फिर इंदिरा गांधी के शासनकाल में प्रधानमंत्री कार्यालय की भूमिका तो असाधारण रूप से बढ़ गया। कारण क्या था, प्रधानमंत्री के पद पर बैठी इंदिरा गांधी का व्यक्तित्व। इस दौरान तो प्रधानमंत्री कार्यालय समानांतर सरकार के रूप में काम करने लगा, सुपर कैबिनेट के रूप में काम करने लगा, और यह कह सकते हो प्रधानमंत्री सचिवालय कहलाने लगा। जब जनता पार्टी सरकार सत्ता में आई तो फिर वह उसने इसके काम का आकार को कतर दिया और फिर प्रधानमंत्री कार्यालय बना दिया। ठीक है, फिर यह देखते हो इंदिरा गांधी काल जब फिर से आई फिर प्रधानमंत्री कार्यालय महत्वपूर्ण हो गया। राजीव गांधी के काल में भी इस प्रधानमंत्री कार्यालय में जितने उनके दून स्कूल के दोस्त थे सबका उपस्थिति देखा गया। फिर जब इंद्र कुमार गुजराल प्रधानमंत्री के बने तो पंजाब कैडर के जितने IAS अधिकारी थे उनका प्रधानमंत्री कार्यालय में जमावड़ा देखा गया। समझ रहे, तो इसी प्रकार आप देखते हो, जैसे अभी पिछले दिनों देखा होगा जब मनमोहन सिंह जो प्रधानमंत्री थे उस दौरान अहमद पटेल, ऑस्कर फर्नांडिस, सोनिया गांधी, ये सब का प्रधानमंत्री कार्यालय में अच्छा खासा प्रभाव था। ठीक है, अभी देख रहे वर्तमान जब ब्रजेश मिश्रा का याद आता है, अटल बिहारी वाजपेयी जब प्रधानमंत्री थे तो ब्रजेश मिश्रा उनके क्या थे, प्रधान सचिव थे, और उनको कहा जाता था प्रधानमंत्री का अल्टर ईगो। इतना पावरफुल शख्स थे वो। LK झा भी उसी तरह बहुत इंपॉर्टेंट शख्स हुए हैं प्रधानमंत्री कार्यालय में। वर्तमान में जो प्रधानमंत्री कार्यालय है वह तो निश्चित रूप से अधिक पावरफुल है। कारण क्या है कि वर्तमान में सरकार के पास असाधारण बहुमत मिला हुआ है, राज्यसभा लोकसभा दोनों में इसका पर्याप्त बहुमत है। इसके अलावा जो है इस पद पर बैठा व्यक्ति भी बहुत आग्रही और बहुत सशक्त है, जन समर्थन व्यापक प्राप्त है, और मतलब कह सकते हो आंतरिक और बाह्य दोनों परिप्रेक्ष्य में अच्छी इसकी धाक बनी हुई, मतलब प्रतिष्ठा बनाए हुए। तो इस हिसाब से सत्ता का केंद्रीकरण हुआ है और प्रधानमंत्री कार्यालय बहुत ही सशक्त भूमिका निभा रहा है। समझ, इससे कई दो तीन बुनियादी प्रश्न खड़ा होते हैं कि प्रधानमंत्री कार्यालय के प्रभावपूर्ण होने से कोई सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती है कि जो संवैधानिक व्यवस्था है वह कमजोर पड़ जाता है। जैसे मंत्रिमंडलीय सचिवालय को देखा जाए, मंत्री परिषद को देखा जाए, ये सब कमजोर पड़ गया है। और प्रधानमंत्री कार्यालय जिसमें बहुत सारे अधिकारी का वर्चस्व है, गैर आधिकारिक सदस्यों का, व्यक्तियों का प्रभाव है, और ये सब शासकीय कार्यों को प्रभावित कर रहे हैं, जो संसदीय शासन प्रणाली, संवैधानिक शासन व्यवस्था इत्यादि से थोड़ा इतर लगता है। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि भारत संसदीय शासन प्रणाली में समझ काफी मतलब कह सकते हैं सोच विचार कर लिया है, और संसदीय शासन प्रणाली में प्रधानमंत्री केंद्र बिंदु होता है, जिसका काम न केवल देश का शासन चलाना होता है बल्कि आंतरिक चुनौती, बाह्य चुनौती सभी को मैनेज करना होता है। समझ रहे, तो उस परिस्थिति में उसे थोड़ा फ्री हैंड की जरूरत होती है, उसे थोड़ा लैक्सिटी की जरूरत होती है, थोड़ा फ्री एक्सेसिबिलिटी की जरूरत होती है। तो उस परिस्थिति में प्रधानमंत्री कार्यालय का बढ़ना या थोड़ा प्रभावपूर्ण होना स्वाभाविक है। लेकिन यह बात सुनिश्चित होना चाहिए कि प्रधानमंत्री कार्यालय के कारण जो संवैधानिक व्यवस्था है वह कतरना नहीं चाहिए, वह कम नहीं होना चाहिए। जैसा कि आपने देखा 39वां BPSC में एक बहुत अच्छा क्वेश्चन आया कि प्रधानमंत्री कार्यालय जो है वह मंत्रिमंडलीय सचिवालय पर क्या हो गया है, छा गया है या भारी हो गया है। समझते, इस पर जैसे यहाँ पर देखो, हमें यहाँ पर देखते जैसे PM ले लो, ये PM है, तो उसके नीचे क्या हुआ, मंत्रिमंडल हो गया। ठीक है, तो मंत्रिमंडल के साथ जो कार्यालय है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को ना मंत्रिमंडलीय सचिवालय बोलते हैं। जिसका काम क्या है, प्रधानमंत्री को मंत्रिमंडल के प्रधान होने के नाते जो काम है उसमें सहायता करना। लेकिन प्रधानमंत्री के अलावे इसके अलावे बहुत सारे कार्य है जिस पर वो उसका प्रभाव रहता है, और ये जो एरिया कंस्टिट्यूट कर रहा है वो PMO हो गया। और PMO का जो आकार है ना, ये बदलते घसकते रहता है, कभी बढ़ जाता है कभी घट जाता है। जब बढ़ गया तो इसका मतलब है कि मंत्रिमंडलीय सचिवालय, मंत्री परिषद इत्यादि सब कमजोर पड़ने लगा, और जब समान है तो ठीक है। तो ये देखते हैं कि ये जो प्रधानमंत्री का जो कार्यालय का प्रभाव रहा है और प्रधानमंत्री के व्यक्तित्व और परिस्थिति के अनुसार बदलते रहता है, और बदलते रहने की वजह से क्या होता है, कभी कभी ये कुछ ज्यादा ही प्रभावपूर्ण रहता है, और यह
मंडलीय सचिवालय या मंत्री परिषद इत्यादि को भी दुष्प्रभावित करना शुरू कर दे, यह सुपर कैबिनेट के रूप में काम करने लगता है या सरकार के रूप में काम करने लगता है, हमारे समानांतर व्यवस्था के रूप में काम करने लगता है। तो उस हिसाब से थोड़ा युक्ति संगत माना नहीं जाता। लेकिन आपको पता है कि संवैधानिक व्यवस्था और व्यवहारिक व्यवस्था दोनों व्यवस्था के योग से शासन चलता है, थोड़ा समायोजन तो करना ही पड़ता है। केवल इस चीज को सुनिश्चित करना होता है कि किसी प्रकार से इसके कारण कोई गंभीर संवैधानिक समस्या उत्पन्न ना हो, समझ रहे, और जो अधिकारी का मनोबल हो, प्रेरण हो, वह दुष्प्रभावित ना हो, ये चीज को सुनिश्चित करना पड़ता है। अदरवाइज और कुछ ऐसा है नहीं, क्योंकि मंत्रिमंडलीय सचिवालय और प्रधानमंत्री कार्यालय अगर दोनों का भूमिका और कार्य देखे तो प्रधानमंत्री कार्यालय का दायरा थोड़ा खुला हुआ होता है, उसको राजनीतिक काम, दलगत राजनीति, सत्ता में बने रहने संबंधी भी कार्य करना पड़ता है। मंत्रिमंडलीय सचिवालय को सत्ता के दायरे, विधि के दायरे में रहकर, संविधान के दायरे में रहकर काम करना होता है, समझ, तो उसके काम थोड़ा परिभाषित होते हैं। इसमें जो बैठे लोग होते हैं वे आचार संहिता, मर्यादा इत्यादि से बंधे होते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री के कार्यालय में तरह तरह के लोग होते हैं, तरह तरह की व्यवस्था होती है, हर परिस्थिति से निपटने की व्यवस्था की जाती है। तो उस परिस्थिति में क्या होता है कि प्रधानमंत्री कार्यालय के जैसे प्रभावपूर्ण होना शुरू होता है, मंत्रिमंडलीय सचिवालय क्या होता है, थोड़ा सा कमजोर पड़ने लगता है। लेकिन पिछले दिनों प्रशासनिक सुधार आयोग, द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग ने भी और फिर सरकारों ने भी इस पर ध्यान रखा है, यह सुनिश्चित करने की कोशिश किया है कि दोनों बेहतर ढंग से काम करें, क्योंकि दोनों सरकार, दोनों प्रधानमंत्री के अधीन ही काम करते हैं, दोनों के मंत्री का शासन चलता है। तो उस परिस्थिति में दोनों के बीच टकराव खुद प्रधानमंत्री के लिए नुकसानदेह हो सकता है, देश के लिए नुकसानदेह हो सकता है, शासन के लिए नुकसानदेह हो सकता है। इसलिए ये प्रधानमंत्री की जिम्मेवारी भी बनती है और प्रधानमंत्री के लिए आवश्यक भी है कि मंत्रिमंडलीय सचिवालय और प्रधानमंत्री कार्यालय दोनों अपने अपने दायरे में रहकर काम करे, दोनों प्रभावपूर्ण रहे, दोनों का शासन में समुचित भागीदारी हो, दोनों को समुचित महत्व मिले और दोनों के सहयोग से प्रधानमंत्री देश का शासन और प्रशासन का नेतृत्व करे। क्लियर है? तो इस टॉपिक पर आप इस पर वर्कआउट करना, समझ रहे हैं? तो इस पर आपको और भी मटेरियल मिलेगा, कोई किताब भी पढ़ सकते हैं, समझते। क्वेश्चन आप लिख के ही जो 40वां बीपीएससी का जो आया था उसी को आप लिख कर कोशिश करना। आप ये बतलाना कि प्रधानमंत्री कार्यालय जो है ना, वो वर्चुअली मंत्रिमंडलीय सचिवालय पर कभी कभी ऐसा लगता है कि छा गया है, आभासी रूप से तो निश्चित रूप से लगता है, लेकिन ये युक्ति संगत नहीं है, न्यायोचित नहीं है, ये सब प्रधानमंत्री के लिए ही घातक है। इसलिए ज्यादा अच्छा है कि प्रधानमंत्री दोनों के बीच तालमेल बैठाकर काम करे। रही बात दोनों की भूमिका, तो भूमिका तो आपको मैंने बतलाया कि दोनों की भूमिका अलग है, दोनों का कार्य अलग है, लेकिन दोनों मिलकर ही शासन को पूर्ण स्वरूप प्रदान करते हैं, खासतौर पर भारत सरकार को। तो इस हिसाब से आपको आंसर यहाँ पॉइंट आउट करना होगा। क्लियर है? देयर इज नो कंफ्यूजन? तो आप इसका आंसर लिखो। अगर कोई दिक्कत है तो फोन कांटेक्ट कर सकते हो, कोई संभावना है तो सब बात कर सकते हो। ओके, ऑल द बेस्ट, एंजॉय।